जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन के बारे में डिटेल पढ़ लिया था। अगर आपको टॉपिक याद होगा तो नस्ट इक्वेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नस्ट इक्वेशन की मदद से रिलेशनशिप फाइंड आउट करने चल रहे हैं। रिलेशनशिप between E naught cell and Kc। Kc आपको पता होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या रिलेशनशिप होता है ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इसके बेसिस पे आज हम ऑब्जर्व करने चल रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है। इसको समझने के लिए अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जो कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रखा जाए, तो आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन, अगर यही जो डेरिवेशंस हमने पढ़ा था, एट इक्विलिब्रियम Zn सॉलिड Cu+2, ये रिवर्सिबली रिएक्ट होगा रिएक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि एट एनोड पे मैं कहूँ अगर, तो Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि Zn किस में टूट रहा है, Zn+2 में। सिंपल सी बात है, अगर आपको याद होगा रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि Zn इज कन्वर्टेड Zn+2, तो एनोड पे Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और आपको पता है अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एट कैथोड पे कहा जाए तो Cu+2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और दोनों वैल्यू इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, ये डिक्रीज और इंक्रीज होते हुए एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी। Zn+2 की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और Cu+2 की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसलिए घट रही है क्योंकि यहाँ पे Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो आफ्टर सम टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम इसी चीज़ को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें डियर स्टूडेंट्स, तो आप और आसानी से समझ सकते हो कि ये देखिए ग्राफ, ये अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जो हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, जिसकी रिडक्शन होने जा रही है, देखिए ये वाला, ये Cu+2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और एक समय आएगा कि दोनों की वैल्यू एक पॉइंट पे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2 और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू इंक्रीज करके और इसकी वैल्यू डिक्रीज करके, इसकी वैल्यू इंक्रीज इसलिए कर रही है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन में, Cu+2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और एक समय आएगा कि दोनों की वैल्यू एक पॉइंट पे जाकर के इक्वल हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे जाकर के ये वैल्यू इक्वल होगी, यही पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि एट इक्विलिब्रियम द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2 बिकम्स इक्वल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2। ये एकदम से आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन है,
वो इंक्रीज और डिक्रीज इतने अमाउंट में होगा कि एक समय पे दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, तो जब आप इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो जरा बताओ ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल में जब आप फार्मूले में वैल्यू रखोगे जहाँ पे ई आर और ई एल की वैल्यू बराबर हो जा रही है, तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल देखिए दोनों की क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। इस कंडीशन में जो आपके ई सेल की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स, साफ साफ है कि वो कितनी हो जाएगी, 0। मतलब कि एट इक्विलिब्रियम पे हमारे सेल में कोई करंट पास नहीं होता है। एट इक्विलिब्रियम नो करंट इज पास इन द सर्किट, ये ध्यान रखिएगा। क्यों हुआ ये समझ में आया, क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाती है, एक की इंक्रीज होकर के एक की डिक्रीज होकर के। एक समय ऐसा आता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, और जैसे ही इक्वल होगी तुरंत हम क्या करेंगे, इक्वल होने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आइए देखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ा है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10। अब यहाँ जरा समझने की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक रिएक्शन A है, BB है, ये CC है और ये DD है, तो यहाँ जो QC होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, वो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो जाता है, ये आपको सबको पता होगा कि रिएक्शन क्वोशिएंट हो जाता है C के पावर C, D के पावर D, और ये हो जाएगा A के पावर A और B के पावर B। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है किसके लिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आपने पढ़ा है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे आपको साफ साफ क्लियरली पता होना चाहिए कि जो QC होता है वो किसके बराबर हो जाता है, KC के बराबर हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। और इस फार्मूले में ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10। अब QC की जगह पे क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो QC KC के बराबर हो गया। तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log 10 KC। ये आपकी वैल्यू आ गई कि आपका ई नॉट सेल और KC में रिलेशनशिप अगर आप ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ई नॉट सेल और KC का रिलेशनशिप आपके सामने ऑब्जर्व हो चुका है कि KC जो है वो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के जो कि किसी सेल में हो रहा है उसके एक्सटेंट को बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो ये इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन कब, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, एट टेम्परेचर T पे अप्लाई होगा। तो एक फार्मूला रिलेशनशिप ई नॉट सेल और KC के बीच में रिलेशनशिप आपको बता दिया। दूसरा रिलेशनशिप जो आपको यूज़ होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली देता है 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 298 केल्विन है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखी जाएगी। ठीक है, F की वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलाम रखी जाएगी। और इस वैल्यू को जैसे ही आप पुटअप करोगे तो ये फार्मूला एट T टेम्परेचर पे अप्लाई करोगे, और दूसरा फार्मूला जो अप्लाई करने जा रहे हो आप डियर स्टूडेंट्स, सब नोट करते चलिएगा। दूसरा फार्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन N log 10 KC। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कब, जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल और केसी के बीच में या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसे क्या क्या रिलेशनशिप आता है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि एट इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल वैल्यू इज कितनी होती है, तो सीधे बोलिएगा सर सेल पोटेंशियल वैल्यू 0 होती है। फिर कोई पूछे क्यों, तो अभी ग्राफ मैंने जो बनाया था, ग्राफ में साफ साफ दिख रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिक्रीज हो रहा था, Zn+2 इंक्रीज हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक की इंक्रीज एक की डिक्रीज हो रही थी, दोनों जा करके एक पॉइंट पर दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जा रही थी, और जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। तो किसी भी सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम 0 होती है, और जब उस फार्मूले में नस्ट इक्वेशन में आप रखोगे तो एक फार्मूला ये निकल के आएगा और एक फार्मूला ये निकल के आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए इस पर एक दो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन एक मेरे पास है आपके लिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड, log 10 केसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दे रखा है Cu+2Ag, रिएक्शन है Cu2Ag प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu+2Ag, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, आपको E0 सेल दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, E0 सेल दे रखा है 0.46 वोल्ट। एक चीज़ और, बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर लॉग कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत ना है। जनरल लॉग टेबल, आपको जनरल लॉग के फॉर्मूले आपको आई होप कि पता ही होंगे। लॉग एक्स की वैल्यू ln को नेचुरल लॉगरिथम को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बता चुका हूँ मैं। लॉग m इंटू एन क्या होता है, ठीक है, लॉग m माइनस एन क्या होता है, m प्लस एन क्या होता है, ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी डियर स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं लॉग का एक अलग से वीडियो बना दूंगा लॉग टेबल देखने के लिए, बट उसको देखने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अक्सर लॉग की वैल्यू दी होगी। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में लॉग की वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें सीधे बोला है एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है, लॉग की नहीं, एंटी लॉग ऑफ 15.6 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन दे रखा है एंटी लॉग 15.6 इज इक्वल टू दे रखा है 3.92 × 10⁻15, 3.92 × 10⁻15, ये पहले से दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी, आपसे पूछा है केसी की वैल्यू निकालिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके लिए। अगर आप फार्मूले को देखिए तो आपके पास फार्मूला है E0 सेल इज इक्वल टू 0.059/n log 10 Kc। कहेंगे सर ये क्यों लगा रहे हो, तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 25 डिग्री से बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, दिख रही नहीं दिख रही है, तो E0 सेल की वैल्यू 0.59/n और log 10 Kc हो गया। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 रखोगे, तो Kc इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 15.6 दैट इज 3.92 × 10⁻15। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चे लॉग और एंटी लॉग को देख करके भाग लेते हैं कि सर ये कहाँ से आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना ईजी था। तो इस तरीके से आप E0 सेल और Kc के बीच में रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर लोगे डियर स्टूडेंट्स। इससे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बनता है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन ये बनता है कि अगर Kc की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है, Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी आपका रिएक्शन उतना ही लार्ज एक्सटेंट में होगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको ऊपर बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पहुंचने के लिए Zn+2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, क्योंकि उस कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, और Cu+2 का डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम क्यों अटेन हो जाती है, तो रीजन बिहाइंड दैट Zn+2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और Cu+2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में बात आ गई होगी। अब हम लोग जो बेसिक चीज़ें देखने चल रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें दूसरा रिलेशनशिप गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में रिलेशनशिप, तो आइए देखते हैं क्या है।
ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी लग जाएगा। अब अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है, आपको पता होना चाहिए कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम वर्क डन होती है। क्या होती है? मैक्सिमम वर्क डन होती है। तो मैक्सिमम वर्क डन कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसका काम होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे थ्रू, और उसका वर्क डन कैसे करता है, वो कैसे दिखाता है अपना वर्क डन? इलेक्ट्रिक करंट को पास करके सर्किट के थ्रू। आप सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे ही काम करता है। तो मैक्सिमम वर्क डन तब मिलेगा जब हमारा सेल यूज में ना हो। आप सभी लोग जानते हो कि सेल इज नॉट इन यूज। तो अगर मान लीजिए सेल काम कर चुका है तो रिवर्सिबल वर्क डन, जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है वही गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम वर्क डन। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, चेंज होता है, वो मैक्सिमम वर्क डन के बराबर होता है रिएक्शन। तो एक पॉइंट जरा सा लिख लीजिए, अगला पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन, पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये ई नॉट सेल, गिब्स फ्री एनर्जी और केसी। तो देखिए इसके रिलेशनशिप को हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको इसका और इसका रिलेशनशिप पढ़ना है, और फिर इसका और इसका रिलेशनशिप पढ़ना है। दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पॉइंट जरा सा लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन के द्वारा बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज पास्ड। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल पास चार्ज। टोटल पास चार्ज अगर आपको याद होगा तो किसी भी सेल में जो टोटल पास चार्ज होता है Q इक्वल टू होता है NF, और दूसरा होता है सेल पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वही कहलाता है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में डिफाइन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा RG इज इक्वल टू होता है NFE सेल। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, सॉरी इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो टोटल चार्ज जो आपने पास किया है मल्टीप्लाइड बाई आपके सेल की जो आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इफ़ वी वांट टू मैक्सिमम, मैंने अभी आपको बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम वर्क डन। तो लिखिएगा गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम वर्क डन। इफ वी वांट, क्योंकि हमको रिलेशनशिप गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, देन चार्ज हैज टू बी पास्ड। डियर स्टूडेंट्स को मार्क करिएगा, मैक्सिमम वर्क डन किसी गैल्वेनिक सेल से अगर आपको चाहिए तो चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली। चार्ज जो होगा, जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गया हुआ है, उसका जस्ट रिवर्सिबल चार्ज हमको चाहिए होगा, रिवर्सिबली। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय ए गैल्वेनिक सेल is equal to decrease in its Gibbs free energy। डिक्रीज यहाँ पे मार्क करिएगा, रिवर्सिबल वर्क डन जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिब्स फ्री एनर्जी का नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कितना हो जाएगा? नेगेटिव। नोट कर लीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस इन इट्स गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर किसी सेल की हमको अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपको ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी हो रही है, क्योंकि वो डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? n।
तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो हो जाएगा डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अच्छा, एक चीज़ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि ये जो ई सेल होता है, नोट कर लीजिएगा, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये जो डेल्टा आर जी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको याद हो रहा होगा, एक बार जाकर के फिर से देख लीजिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल डिफाइंड एज टोटल चार्ज पास्ड मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, अगर सारे रिएक्टिंग स्पीसीज, मान लीजिए यही रिएक्शन की बात करें हम, ZnCu+2 गिव्स आउट Zn+2Cu, अगर इस रिएक्शन की बात करें और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हो जाए वो किसके बराबर हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा ई सेल होता है डियर स्टूडेंट्स वो हो जाता है ई नॉट सेल। अगर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में चला जाए, तो अपने आप आपको पता है कि ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा आर जी इक्वल टू हो जाएगा, तब ये डेल्टा आर जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। बट दिस फार्मूला इज यूज व्हेन द कंसंट्रेशन इज यूनिटी। अगर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, डेल्टा आर जी नॉट। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट सेल यूज हो गया डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा कि वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। अगर वो गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, अगर वो कह रहा नहीं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये फार्मूला यूज करिएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको, क्लियर है। चलो वेरी गुड। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने देखिए ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, क्या कि डेल्टा आर जी और ई नॉट सेल में क्या रिलेशनशिप होता है आपके सामने, दोनों एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। क्लियर है, कहाँ से आया, क्लियर है। क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है जब वर्क डन करता है तो उसका नेगेटिव वर्क डन, जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है इन मैक्सिमम क्वांटिटी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल चार्ज पास्ड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये गैल्वेनिक सेल की ये गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में बहुत आसानी से वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्व कर लोगे। एक फार्मूला ये नोट कर लो, एक फार्मूला ये नोट कर लो। अगला फार्मूला मैं बताने चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अभी आपने देखा कि जो डेल्टा आर जी नॉट था माइनस एन एफ ई नॉट सेल था, ठीक है। अभी आपने उसके पहले ई नॉट सेल का एक फार्मूला देखा, एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू पढ़ा 2.303 RT अपॉन NF log 10 kc, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुटअप कर दो, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF, ठीक है। ई नॉट सेल की जगह पे रख दो 2.303 RT अपॉन NF log 10 kc, NF कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 kc। तो देखिए एक रिलेशनशिप जो हमारा बचा हुआ था इन दोनों के बीच में ये भी मिल गया, कि इसको आप अगर कहीं बुक्स में कहीं लिखा हुआ ऐसे मिल जाएगा आपको कि डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस RT ln kc, ऐसे भी लिखता हुआ है। तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं कहीं असर्शन रीजन या ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डेल्टा आर जी नॉट जो होता है वो माइनस 2.303 RT log 10 kc के बराबर होता है। तो आर जी नॉट और kc में रिलेशनशिप, आर जी और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशनशिप, ये सब आपने पढ़ लिया डियर स्टूडेंट्स। तो फार्मूलाज आपके पास जो आ गए जरा उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 3 फार्मूले आज हम लोगों ने पढ़े हैं और तीनों फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको बनने फार्मूला बढ़ाया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इज इक्वल 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस kc। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF
ई नॉट सेल, और तीसरा फार्मूला पड़ा डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी log 10 Kc। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों फार्मूले न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क है इंडेक्स क्वेश्चन 2.4, 2.5, 2.6, 2 पॉइंट कराओ 3.4, 3.5, 3.6। इनमें भी 3.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बम्पर इंपॉर्टेंट है, तो 3.4 एक बार जरूर ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, और ये चैप्टर भी जो है वो लगभग ख़त्म होने के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में लगभग बता चुका हूँ। उसमें सिर्फ एक पॉइंट कोर लॉस ला, और दूसरा हमको, क्योंकि बैटरी तो बढ़ना नहीं है, हमको केवल एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और मैक्सिमम बुधवार, मतलब आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिवीजन। तो अभी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लगा डालिए। लॉग के लिए परेशान नहीं हो, लॉग की वैल्यू हमेशा पेपर में दी होती है, तो लॉग के लिए बहुत डिस्टर्ब मत होइएगा। आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे या कल का जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा टोटली डिपेंडेंट होगा अपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और वो क्या नाम है, फैराडे लॉ पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ा दूंगा कि वेरिएशन कंडक्टिविटी का, एक बार मैं आपको फिर से बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के तरह में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर लॉस लॉ। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कल मिलेंगे।